हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफ़ी सारा पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, लाइक एमआरएनए क्या है। एमआरएनए के बाद हमने आपका ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, उससे पहले हमने डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, कई सारे लॉस पढ़े प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। तो बेसिकली वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स है, जिसमें आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर जो इससे कनेक्टेड हमारा चल रहा था वो है हमारा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब भी आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है कि भाई किस तरीके से या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे जेनेटिक्स के लिए या फिर इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर केपेबल हैं। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल्स में जो बात करी वो बात करी कि भाई फॉर द इनहेरिटेंस जो पार्ट हमारे पास बेसिक प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और जेनेटिक्स के लिए, तो वो पार्ट हमारा क्या है, जीन। सबसे पहले हमने बात करा जीन का। तो ये जो जीन है ये प्रेजेंट होता है, या ये जो जीन है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से मिलके। ये न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटेटिव यूनिट्स हैं जो कि लगातार रिपीट करते करते जीन का फॉर्मेशन करती है। जीन विल नाउ फॉर्म द आपका डीएनए विल फॉर्म द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स को ही हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो माना जाता है। अब जैसे हम जब भी जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे या फिर जब भी आप पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल में एक चीज़ तो हम डीएनए को बताते हैं कि भाई इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, बट इन other cases like in some bacteria in some viruses RNA also act as a genetic material, but here हमें यहाँ पे आपके आरएनए की जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं समझना, या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है ये हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी में भी जैसे मैं बोलूँ कि इफ़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज़ डीएनए देन इट मीन्स वी डोंट हैव अ आरएनए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमारे बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है जैसे, वैसे ही आरएनए भी प्रेजेंट है, पर डीएनए इज एक्टिंग as a genetic material but RNA is not acting as a genetic material। जो हमारा RNA है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, बल्कि बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने अंदर चेंज ले आता है, जल्दी वेरिएशंस ले आता है, स्टेबल ना होने की वजह से, केमिकली रिएक्टिव होने की वजह से या फिर फिज़िकली रिएक्टिव होने की वजह से, ये जो आरएनए है हमारी बॉडी में इट इज़ यूज्ड इन वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में कई सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को रन करवाने का काम जो है ये जो आरएनए है वो करता है। तो इस वजह से देयर इज़ मोर देन वन कैटेगरी ऑफ आरएनए दैट इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसे देखते हैं, आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स दैट इज आरएनए। डीएनए को डीएनए और आरएनए को आरएनए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब भी हम आरएनए या डीएनए की बात करते हैं तो आरएनए और डीएनए की दोनों की जो बैकबोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। तो यहाँ जो शुगर का मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, ये शुगर का मॉलिक्यूल बेसिकली हम क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर से मिलके बना होता है, और इसी वजह से आपका आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो तो हमारी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोस शुगर से बना हुआ जो न्यूक्लिक एसिड है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाएगा, और जो आपका आरएनए से नहीं बल्कि डीऑक्सीराइबोस से मिलके बना है वो आपका डीएनए बनाता है। अब सबसे पहले जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, जो आरएनएज हैं ये आरएनएज आर नॉट ऑफ वन टाइप, एक तरीके का नहीं है। जैसे हमने डीएनए में बी डीएनए के बारे में पढ़ा है, जेड डीएनए के बारे में पढ़ा है, कॉइलिंग के बेसिस पे,
और पोलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो आरएनए हैं वो इस बेसिस पे तो नहीं, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्टिविटीज़, हमने आरएनए को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने आरएनए को भी बेसिकली डिवाइड तो बहुत पार्ट्स में करते हैं, लाइक आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जेनेटिक आरएनए, जैसे हमारे कई सारे बैक्टीरियाज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक आरएनए। सो एक्सक्यूज मी। सो इसी तरीके से हमारे पास कई सारी कैटेगरीज ऑफ आरएनए जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब भी बात की जाती है आपके मेजर आरएनएस की, तो मेजर आरएनएस हमारी ये 3 कैटेगरीज बनाते हैं। मेजर आरएनएस, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। आप लोग एमआरएनए से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि भाई एमआरएनए की जब भी हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ एमआरएनए, एमआरएनए क्या है और किस तरीके से मतलब किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब मैंने आपको सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक स्टेटमेंट बताया था इन विच द डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एमआरएनए एंड एमआरएनए से इंफॉर्मेशन प्रोटीन तक जाती है, यह जाती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, यह जाती है ट्रांसलेशन के थ्रू। इसमें डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए से बना आपका प्रोटीन। तो ये तो सिंपल रेप्लिकेशन और ये पूरा फिनोमेना आपका क्या कहलाता था? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने एमआरएनए जो है वो पढ़ लिया है, मतलब पढ़ा नहीं है, हम जानते हैं कि भाई ये जो एमआरएनए ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इन सबको, आरआरएनए को आरआरएनए क्यों कहते हैं, एमआरएनए को एमआरएनए क्यों कहते हैं और टीआरएनए को टीआरएनए क्यों कहते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट इज योर आरआरएनए। आरआरएनए इज द बेसिकली, आप सिंपल बात बोलें कि भाई आरएनए मतलब आर जो टर्म यहाँ आपने दिया है उस आर टर्म को देने का मतलब क्या था? तो आरआरएनए का मतलब ही है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए। मैं ये हटा के फर्स्ट लिखती हूँ। फर्स्ट इज योर राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। नाउ ये जो राइबोसोमल आरएनए है, सबसे इंपॉर्टेंट खासियत इसकी ये है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए, हमारे पूरे के पूरे आरएनएज में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आरएनए राइबोसोमल आरएनए ही है। लगभग 70 to 80% हम क्या बोलें, आरएनएज में सिर्फ आपका राइबोसोमल आरएनए ही 70 से 80% तक होता है। क्लियर? इसके साथ साथ आपका एक दूसरी खासियत मोस्ट अबंडेंट है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? मोस्ट अबंडेंट। दूसरा लॉन्गेस्ट आरएनए। मोस्ट अबंडेंट आरएनए एंड सेकेंड इज द लॉन्गेस्ट आरएनए, मतलब इसके अंदर जो बेस पेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि नाम से समझ में आ रहा है ये राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं, मीन्स इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम, कॉन्स्टिट्यूएंट
किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब किसके अंदर पाया जाता है, तो हम क्या जवाब देते हैं, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। और बेसिकली ये एक कॉइल मतलब एक कॉइलिंग के फॉर्म में हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो बंधा होता है। अब इसके साथ साथ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखें तो हम आपके आरएनए को ही क्या कर देते हैं, लार्जर सब यूनिट्स, जैसे हमारे राइबोसोम्स में लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स थे, उसी के बेसिस पे इसमें भी आपके राइबोसोमल आरएनए में भी जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका काम क्या है, सबसे पहले आरएनए जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को राइबोसोम में बाइंड कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं जिसमें आपने एमआरएनए पढ़ा था। अब जब हम एक्चुअल प्रोटीन की सिंथेसिस पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसलेशन, तो वो ट्रांसलेशन में हम 2 आरएनए का ही इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं। अब 2 क्या, बल्कि अब तीनों राइबोसोम्स जो आरएनए है वो यहाँ बताए जाएंगे। सबसे पहला आपका आरएनए भी बताया जाएगा, एमआरएनए भी बताया जाएगा और टीआरएनए भी बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हमने एमआरएनए को बनाया ही है क्या करने के लिए, आपकी डीएनए की या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन के अंदर कॉपी करने के लिए। तो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आप प्रोटीन में कॉपी कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे डिफरेंट जो आरएनएस के पार्ट हैं वो डिफरेंट आरएनए के पार्ट जो है वो वर्क करके प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाते हैं। तो आरएनए बाइंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, बेसिकली मैं कह सकती हूँ जो आरएनए है दे बाइंड टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड गिव राइज टू राइबोसोम। और क्या बनाने का काम करते हैं, राइबोसोम को बनाने का काम करते हैं। अब आपके क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं जस्ट लाइक डीएनए, तो ऐसे ही 3' जो होता है वो 18S आरएनए का होता है एमआरएनए में। क्लियर? इसके साथ साथ 5S की बात करें तो 5S आपका जो है वो प्रोटीन को सराउंड करने का काम करता है। इसके साथ साथ एक स्पेसिफिक प्रोटीन से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आरएनए के अंदर एक कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए केपेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी आप कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने की बात करें तो वो हमारे राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए के थ्रू ही परफॉर्म करवाई जाती है। क्लियर? इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे राइबोसोमल आरएनए के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता राइबोसोमल आरएनए का, एक कॉइल्ड पार्ट है जो कि राइबोसोम से कनेक्टेड है। दूसरा पार्ट है हमारा टी आरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर आरएनए? बेसिकली जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए क्यों कहा गया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर ट्रांसफर आरएनए को हम कभी कभी सल्यूबल या फिर एस आरएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीज़न अभी मैं आपको सॉल्यूबल आरएनए। सॉल्यूबल आरएनए का मतलब ये है कि जितना मतलब बेसिकली आप जेनेटिक कोड की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम इसको सॉल्यूबल आरएनए ही कहते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब भी आप टीआरएनए की बात करते हैं तो ये जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल हैं ये मोर देन 100 टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है। मोर देन 100 टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, सल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए आर देयर। क्लियर? इसके साथ साथ ट्रांसफर आरएनए जो है टोटल, जैसे ये आपका 70 से 80% बनाता है, ये हमारा लगभग 15% है टोटल आरएनए का। मतलब हमारे पास टोटल आरएनए का जितना परसेंट यहाँ प्रेजेंट है वो है 15%। अब यहाँ पे आपका वही सेम चीज़ 3' एंड और 5' एंड 2 एंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसका डायग्राम जो है वो बहुत ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं है। एक बार देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर है।
देखें ये ट्रांसफ़र आरएनए है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ये या तो ट्रांसफ़र आरएनए कहलाता है या फिर सेल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, दैट इज़ एसआरएनए, कुछ भी नाम दे सकता है वो। तो इसमें हमारे पास टोटल वही एक डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये आपस में एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए सबसे पहले आपके 3 लूप्स रखता है जिससे कनेक्टेड होते हैं 3 स्टेम्स, DHU लूप और ये D स्टेम, दोनों मिला के बनाते हैं DHU आर्म। ये है आपका एंटीकोडोन आर्म, ये है आपका एंटीकोडोन लूप। जिसको हम कंबाइनली कहते हैं टोटल 7 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन जो मेन इस्तेमाल किए जाने वाले हैं वो 3 हैं एंटीकोडोन। इसके साथ साथ ये वेरिएबल आर्म है जिसका फंक्शन हमें अब तक नहीं पता, वेरिएबल आर्म। DHU लॉन्गेस्ट होता है। इसके साथ साथ दिस इज योर T-Psi-C loop and this is your T-Psi-C stem, दोनों मिला के बनाते हैं आपका T-Psi-C सो ये आपका एक एक्चुअल टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। मतलब टीआरएनए में आपके बेसिकली आपको कितने आर्म्स दिखे, तो टोटल आर्म्स आपको दिखे 3 आर्म्स में आपका एक तो DHU आर्म है, एंटीकोडोन आर्म है और लास्ट है आपका T-Psi-C आर्म। तीनों में आप बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसमें डिफ्रेंसिएशन बना दिया है। बाइंडिंग साइट की बात करेंगे तो बाइंडिंग साइट आपको जो मेन दिखती हैं वो 3 दिख रही होती है, हालांकि 4 हैं, जिसमें से एक आपका जो कहलाता है वो वेरिएबल आर्म कहलाता है जिसका फंक्शन हमें नहीं पता। क्लियर। और एक है हमारी एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट। बेसिकली वेरिएबल पार्ट को हम अलग हटा देते हैं, ये एंटीकोडोन लूप है और ये है हमारी एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट, दैट इज ABS। ये आपके अमीनो एसिड जहाँ पे बाइंड करते हैं 3' पोजीशन पर होती हैं, जो कि जस्ट अपोजिट है हमारे किसके, एंटीकोडोन के। एंटीकोडोन के जस्ट ऊपर 3' एंड पर जो साइट प्रेजेंट है वो हमारी क्या है, एंटीकोडोन बाइंडिंग साइट। दूसरा है एंटीकोडोन लूप, जो कि बेसिकली एंटीकोडोन को रीड करने का काम करता है। अब ये एंटीकोडोन्स क्या हैं ये अभी हम जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं, तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली 3 कोड्स होते हैं 1, 2, 3, जिसके अपोजिट लाई करता है आपका नीचे mRNA 3 कोड, जिससे रीड करके अमीनो एसिड को बुलाकर और इस पार्ट से जो है वो क्या किया जाता है, जोड़ने का काम किया जाता है। क्लियर। अब लास्ट लेकिन अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले एक चीज़ और समझ लें, टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जिसका मतलब है जो कि अमीनो एसिड को राइबोसोम से पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैंने क्या बोला, हमारा जो टीआरएनए है सेल्यूबल आरएनए भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। Why adapter molecule? Because adapter molecule is basically responsible for, क्यों बोला है adapter molecule का मीन्स यहाँ पर क्या है, it meant for the transferring amino acid to ribosome, मतलब राइबोसोम से अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। तो यही ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये प्रोसेस ट्रांसलेशन भी कहलाती है। इसके साथ साथ हम दूसरी बात क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम दूसरी बात करते हैं कि जब भी आप
राइबोसोम में अमीनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को एक लॉन्ग चेन में जोड़ रहे हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली हम क्या बोलते हैं, किसके थ्रू बनती है, तो ये चेन बनती है आपकी इसी टीआरएनए के थ्रू, जिसकी वजह से इसको हमने क्या बोला, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला, विच इज मेंट फॉर ट्रांसफरिंग द अमीनो एसिड टू राइबोसोम फॉर द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ओके, इसके साथ साथ अब यहाँ पे टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड से अलग होता है। अब जो रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन के साथ साथ आप क्या करते हैं, साइट जो है वो फाइंड की जाएगी, लेटर जो है वो रीड किया जाएगा, उसके अपोजिट दूसरा पार्ट आएगा, दोनों रीड करके फिर आगे प्रोसेस को कंटिन्यूस रन करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसको एमआरएनए से जोड़ने का काम भी यही टीआरएनए कर रहा है। लॉन्ग चेन बनती जाएगी, तो जब तक पूरी चेन नहीं बनती है तब तक होल्ड करने का काम भी आपका कौन करता है, टीआरएनए ही करता है। इसके साथ साथ दो फंक्शन है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस है और दूसरा काम यही प्रोटीन सिंथेसिस को कराने के लिए, मीन्स बेसिकली टीआरएनए हैव अ डुअल फंक्शन। व्हाट इज डुअल फंक्शन? फर्स्ट फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। पहला फंक्शन क्या है, आप प्रोटीन की सिंथेसिस करवाइए, और सेकंड फंक्शन इज व्हाट, सेकंड फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ द अमीनो एसिड्स, मतलब जो अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा वो भी कौन करता है, यही टीआरएनए करता है। कलेक्शन या फिर ब्रिंगिंग अप ऑफ द अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की हेल्प से ही हम अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के करीब लाने का काम करते हैं। क्लियर? इसके साथ टीआरएनए जो है वो कोई सिग्नलिंग नहीं देता। क्लियर? तो बेसिकली ये वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, टीआरएनए। टीआरएनए के बाद लास्ट आरएनए, दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए को एम क्यों कहा गया है, देखते हैं। मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। आपको नाम से समझ में आ गया होगा मैसेंजर का मतलब क्या है। मैसेंजर का मतलब है वो आरएनए जो कि एक जगह से एक इंफॉर्मेशन को दूसरे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, वही आरएनए आपका मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। और क्वांटिटी बहुत कम है, 2 to 5% ओनली। मैंने आपको बताया 70 से 80% आपका आरएनए था, बचा 20%, उसमें 15% आपका टीआरएनए था, तीसरा बचा 5% जो कि मैसेंजर आरएनए है, जो कि अगेन डिफ्रेंशिएट होगा आपका किसके बेसिस पे, वही 15 से 20, 70 से 80, तो उसमें 2 से 5% सिर्फ होता है हमारा मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए की सबसे पहली खासियत ये है कि ये इतनी कम क्वांटिटी में प्रेजेंट क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली फॉर्मिंग एंड डिग्रेडेशन, मतलब बन भी रहा है और डिग्रेड भी हो रहा है। तो जो लगातार फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन चल रहा है, यही फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन की वजह से आपका जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मैसेंजर नाम से समझ, जैसे राइबोसोमल नाम से समझ में आ रहा था, ट्रांसफ़र आरएनए भी समझ में आ रहा था। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो पहली चीज़ तो लॉन्ग आरएनए है, और इसका काम क्या है, इट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन
या फिर बेसिकली एक फॉर्म्स को, एक इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बिल्कुल याद कीजिए, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने देखा कि डीएनए से कोड्स को रीड किया और डीएनए से कोड्स को रीड करने के बाद आपने क्या किया, उस कोड को रीड करने के बाद फर्दर mRNA के फॉर्म में स्टोर कर दिया। नाउ दिस mRNA विल यूज्ड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड विल रीड बाय द tRNA मॉलिक्यूल। tRNA मॉलिक्यूल के थ्रू क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। तो जब भी आप tRNA के मॉलिक्यूल को रीड कर रहे हैं तो मतलब रीड कर रहा है tRNA का मॉलिक्यूल, तो किसे रीड करता है, mRNA को। mRNA के पास किसकी इन्फॉर्मेशन है, mRNA के पास है हमारे डीएनए की इन्फॉर्मेशन, हमारे जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन। तो हमारे जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन को आरएनए की फॉर्म में रखने का काम मैसेंजर आरएनए ही करता है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन को रखने का, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने का, इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम कर रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, मैसेंजर आरएनए कहलाता है। 2 से 5% प्रेजेंट होता है, सिर्फ हाल के हाल बनता है और मतलब जो डिग्रेडेशन है, जो मतलब मैं बोलूँ कि ख़त्म जो होना है वो भी हैंड टू हैंड मतलब काम होता है और ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ जब हमने डीएनए को एमआरएनए को बनाया था, तो एमआरएनए को बनाने के टाइम पर हमने एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक चेन बनाई थी जिसके अंदर 2 पार्ट्स प्रेजेंट थे, एक तो इंट्रॉन्स प्रेजेंट थे और एक एक्सॉन्स प्रेजेंट थे। तो वो सिस्ट्रॉन में जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो पार्ट हमने किया था उसमें इंट्रॉन्स वर नॉट फंक्शनल, तो उसको हम कट करके निकाल देते हैं, जो कि एचएन एमआरएनए बनाता था। और जैसे ही एचएन आरएनए में से आपके इंट्रॉन्स कट करके बाहर निकाले जाएंगे, वैसे ही जो पार्ट बचता है वो पार्ट आपका क्या बनाता है, वो पार्ट आपका बनाता है सिर्फ एक्सॉन्स। और यही एक्सॉन एक फुल्ली फर्निश्ड एमआरएनए के नाम से जाना जाता है। और यही फुल्ली फर्निश्ड एमआरएनए आपका इंफॉर्मेशन को आप टीआरएनए के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो एमआरएनए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वही 2 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या बोले हम, 3' एंड से 5' एंड तक, क्लियर। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेशन के थ्रू पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को टीआरएनए की हेल्प से पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करने का काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाते हैं, जो कि फिनोमेना आपका एक जीनोम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ आपका जो एमआरएनए है, ये कैपिंग और टेलिंग की वजह से कई सारे एंजाइम्स से भी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक एक्टिविटी को शो करने का काम करता है। तो एमआरएनए के कई सारे रोल्स हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एमआरएनए ही हमने पढ़ा था, तो इस वजह से अबाउट एमआरएनए वी हैव सो मच इन्फॉर्मेशन। ओके, इसके साथ अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समझने के लिए, जैसे हमने आरएनएस के बारे में समझा, बिल्कुल इसी तरीके से एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं आपका जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है भाई, तो समझेंगे सब। जेनेटिक कोड को समझने से पहले एक बार मैं आपको डिफरेंसेस भी बता देती हूँ हमारे एमआरएनए में, आरआरएनए में और टीआरएनए में। सबसे पहली चीज़ हमारी आरआरएनए की, एमआरएनए की क्या है। एमआरएनए ये टोटल हमारी बॉडी में 5% प्रेजेंट होता है। आरएनए की बात करूं तो 70 से 80% प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं टीआरएनए की, तो इट ओनली प्रेजेंट 15%, मतलब ये सिर्फ 15% ही प्रेजेंट होता है हमारे पूरे के पूरे राइबोसोम के मुकाबले। बेसिकली जो हमारा एमआरएनए है, इट कैरीज अ कोडिंग मैसेज फॉर मेनी अमीनो एसिड। मतलब क्योंकि एमआरएनए, अभी आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ये एक लॉन्ग एमआरएनए है, इस पे कई सारे कोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो कोड्स हैं ये कई सारे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को रीड करने का काम करते हैं। बट इन द आरआरएनए ऐसा नहीं होता, ये कोई कोडिंग मैसेज अपने अंदर नहीं रखता, सिर्फ कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और वही मैं बात करूं आपके टीआरएनए की, तो टीआरएनए में भी कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। और यही जो कोडिंग इन्फॉर्मेशन आपके टीआरएनए में प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो है, कोड भी बनाता है, पॉलीपेप्टाइड भी बनाता है, लेकिन एक टीआरएनए सिर्फ
एक पॉलीपेप्टाइड का या फिर एक अमीनो एसिड को ही रीड करने का काम करता है। मतलब मैं कह सकती हूँ कैरीज कोडिंग मैसेज फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही कोडिंग मैसेज रखता है, लेकिन mRNA कई सारे कोडिंग मैसेजेस अपने अंदर कंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये RNA जो है वो पॉलीमरेज सेकेंड के थ्रू सिंथेसाइज करवाया जाता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड। दूसरा मैं बात करूं rRNA की तो पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू, और अगर मैं बात करूं tRNA की तो पॉलीमरेज जो पॉलीमरेज सेकेंड है वो सिंथेसिस करवाने का काम, पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसिस करवाने का काम करता है। mRNA सेकेंड, rRNA फर्स्ट एंड tRNA की बात करें तो पॉलीमरेज थर्ड जो है वो tRNA की सिंथेसिस करवाता है। जो हमारा mRNA की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड, कि कितना टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, tRNA की बात करते हैं कि भाई इतना टाइम जो है वो हमारे mRNA के पास प्रेजेंट है, इतने ही टाइम सर्वाइव करेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो लाइफ स्पेन है वो 3 सेकेंड से लेके कुछ दिन तक का भी हो जाता है mRNA का। मतलब mRNA का जैसे ही इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे बॉडी में एज इट इज़ कई टाइम तक नहीं रहता और एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा भी डिग्रेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। tRNA की बात करें तो rRNA की बात करें तो डिकम्पोजिशन कभी भी नहीं होता। rRNA का डिकम्पोजिशन कभी भी नहीं होता। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा ये स्टेबल होता है और जितनी बार आप इस्तेमाल करेंगे उतनी बार इस्तेमाल होगा, डिग्रेड नहीं होगा। लेकिन थर्ड अगर मैं बात करूं आपके tRNA की तो tRNA के साथ भी कुछ यही बात है, क्या कि ये स्टेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिग्रेडेशन होता है लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत स्लो है। पहला वाला हार्ड डिग्रेड हो जाता है, 3 सेकेंड की लाइफ बहुत छोटी होती है। दूसरा मैं बात करूं आपका किसका, हमारे rRNA का, तो डिग्रेडेशन होता ही नहीं है, इट यूज्ड अगेन एंड अगेन, क्लियर। और tRNA की बात करें तो डिग्रेडेशन बहुत स्लो है। जब डिग्रेडेशन बहुत स्लो है तो इसका इस्तेमाल भी हम बार बार एक ही को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसको mRNA को टेम्पलेट RNA भी कहा जाता है, मैसेंजर RNA भी कहा जाता है, इंफॉर्मेशनल RNA भी कहा जाता है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले टेम्पलेट, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। दूसरी मैं बात करूं तो हमने क्या बोला, दूसरी आपका इंफॉर्मेशनल RNA भी कहा जाता है क्योंकि इट कैरीज इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखने का काम करता है। इसके साथ साथ हम rRNA की बात करें तो इंसोल्यूबल RNA कहा जाता है क्योंकि पहली चीज़ तो डिग्रेड नहीं होता, इंसोल्यूबल RNA है, और इंसोल्यूबल RNA जो है राइबोसोम्स बनाने का काम करते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ आपके जो tRNA की बात करें तो अडेप्टर मॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन को mRNA से, मतलब mRNA की DNA की इंफॉर्मेशन को mRNA की हेल्प से tRNA के थ्रू रीड करके प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बनाने का काम करता है। इस वजह से tRNA को हमने अडेप्टर मॉलिक्यूल का नाम भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को राइबो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बताया, जिसमें हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, RNA प्रेजेंट में mRNA है, tRNA है और rRNA है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था, मेजर तो यही होते हैं, लेकिन हमारे पास जो RNA है इसके अलावा भी कई सारा पार्ट प्रेजेंट है। लाइक आप जीनोमिक RNA की बात करोगे तो कुछ वायरसेस के अंदर, या फिर हम कुछ बैक्टीरियाज की भी बात करते हैं तो छोटे छोटे आप क्या बोलेंगे, वायरसेस में ही DNA की जगह जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, DNA जो है वो आपका क्या नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो जो RNA आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को हम जीनोमिक RNA जीनोमिक RNA कहते हैं बेसिकली। कैटालिटिक RNA जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटी को फर्दर इंक्रीज कराने का काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कैटालिटिक RNA। कैटालिटिक RNA के बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNAs है,
जिसको हम SNRNA भी कहते हैं, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA भी, मतलब साइटोप्लाज्म में भी जो RNA प्रेजेंट होते हैं उसको स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA कहा जाता है। तो मेजर RNA के अलावा भी कई सारे RNAs हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये पूरा आपका RNA वर्ल्ड है। इसके बाद क्योंकि mRNA से कनेक्टेड ट्रांसक्रिप्शन वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। अब जो नेक्स्ट हमें पार्ट पढ़ना है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम तीनों RNAs को एक साथ पढ़ने वाले हैं, राइबोसोमल RNA, tRNA एंड योर mRNA। इसके साथ साथ कौन कौन से एंजाइम्स कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड हाउ वी यूज टू सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज कोडेड फ्रॉम द DNA टू द mRNA हैज बीन टेक्स प्लेस इनसाइड आवर सेल। मतलब किस तरीके से सेल में, न्यूक्लियस में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और क्या है कि जब भी आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी किस फॉर्म में रीड की जा रही है, पॉलीपेप्टाइड कैसे रीड किया जाता है, कैसे मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, तो वो समझ में आएगा थ्रू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड समझ में आ गया तो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा।